हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ आइडिएट सीबीएसई स्कूल। और इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं स्कूल बिल्डिंग प्लान के बारे में, यानी स्कूल बिल्डिंग किस तरह से बनाया जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग करना चाहिए और किस तरह से इसको इनिशिएट करना चाहिए, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस छोटे से वीडियो को जरूर से देखिए, क्योंकि यदि आप स्कूल को बनाने जा रहे हैं, आपने लैंड को एक्वायर कर ली है, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। सबसे पहला तो ये है कि आपने सबसे पहला जो पॉइंट मैं देता हूँ कि स्कूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास में होना चाहिए, जिसमें ये मालूम हो कि आप कितना लैंड एक्वायर कर रहे हैं, ये कितने लैंड को आप लीज कर रहे हैं। यदि आप 1.5 एकड़ लैंड को लीज कर रहे हैं सीबीएसई स्कूल के लिए, तो उसमें जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी स्टूडेंट्स का होगा वो डिफरेंट हो। उस हिसाब से आप बिल्डिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं। यदि आप 2 एकड़ या 2.5 एकड़ ले रहे हैं, तो आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ जाता है, 4000 तक स्टूडेंट्स कैपेसिटीज़ हो जाते हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स में। तो डिपेंड करता है कि लैंड का एरिया क्या है, और उस हिसाब से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। तो ये सबसे पहले तो ये जानना कि आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आप कितने बच्चों के लिए स्कूल को बना रहे हैं, और ये जानने के बाद ही डेवलपमेंट का काम को स्टार्ट करना चाहिए। डेवलपमेंट के काम को कम से कम 2 भाग में बांटना चाहिए, एक इनिशियल डेवलपमेंट और एक एक्सपेंशन डेवलपमेंट के रूप में। यानी इनिशियल डेवलपमेंट में कुछ एक फ्लोर्स बनाए, कुछ एक मिनिमम 1 सेक्शंस के लिए कम से कम क्लास 10 तक बनाया, और सेकंड एक्सपेंशन में सेक्शंस को बढ़ाने के लिए या क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी करने के लिए किया। या मान लीजिए आप केवल प्राइमरी स्कूल करना चाहते हैं, तो आपका सडनली आपका रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेशन जो है वो स्कूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तो होता है। स्कूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप इस चीज़ को तो रिजॉल्व करते हैं कि आप कितना बड़ा स्कूल बनाना चाहते हैं। जितना बड़ा स्कूल बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट का यानी डेवलपमेंट कॉस्ट और डेवलपमेंट के लिए उतना समय देना पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके माध्यम से आपको 2 चीज़ की जानकारी मिलती है। पहला इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी आप कितने स्टूडेंट्स का बनाना चाहते हैं। सेकंड, आपके पास में लैंड कितनी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि लैंड आपके पास में ज़्यादा है तो आप बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं, लैंड छोटा है तो आपको डेवलपमेंट को लिमिटेड रखना होगा। ये एकदम प्राइमरी लेवल पे इसका शुरुआत आपको करना पड़ेगा। सेकेंड लेवल पे ये है कि कोई भी डेवलपमेंट के लिए जो परमिशंस लेनी पड़ती है वो आपको लोकल अथॉरिटी से लेनी पड़ती है, म्यूनसिपैलिटी से या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से या पंचायत समिति से, या और भी जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो बिल्डिंग सैंक्शन प्लान देते हैं, उनसे सैंक्शन प्लान लेना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। ये चाहे आप स्कूल बिल्डिंग बनाएं, कोई भी बिल्डिंग बनाइए, ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये इस चीज़ के लिए भी ध्यान में रखना है कि आप जब स्कूल बिल्डिंग प्लान करने जाएं तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल लगता है, बिना अप्रूवल के बिल्डिंग नहीं होगा। उसके बाद में जो कुछ एक चीज़ें आती है कि सबसे पहले आपको यदि आप प्रॉपरली इसको करना चाहते हैं, तो आपको या तो किसी आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को हायर करना पड़ेगा या अपॉइंट करना पड़ेगा, जहाँ से लेआउट प्लान बनेगा, बिल्डिंग का प्लान बनेगा, कंस्ट्रक्शन का प्लान बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहाँ पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप देंगे, क्या आप बिगर कैंपस में करना चाहते हैं या छोटे कैंपस में करना चाहते हैं, क्या स्विमिंग पूल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या क्लब हाउसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या अदर फैसिलिटीज़ रहेगा कि नहीं। कुछ एक चीज़ तो मैंडेटरी, जैसे स्पोर्ट्स अरीना, स्पोर्ट्स सेक्शन तो होना ही चाहिए, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ग्राउंड होना ही चाहिए। तो इसके लिए डेवलपमेंट कॉस्ट लगता है, वो डेवलपमेंट कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा। और आप अपने स्कूल बिल्डिंग को फ्रंट में रखना चाहते हैं और ग्राउंड को बैक में रखना चाहते हैं, या स्कूल बिल्डिंग को बैक में रख के ग्राउंड को आगे रखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आर्किटेक्ट के ऊपर में। आर्किटेक्ट आपको कैसा डिज़ाइन दे रहा है, उस हिसाब से आप उसको प्लानिंग कर सकते हैं। ये प्लानिंग बिल्डिंग बनने से पहले आपको कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आप किस तरह का स्कूल कर रहे हैं, क्या रेजिडेंशियल यदि स्कूल कर रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी एक्सपेंडेड वर्जन पे होगा। और यदि आप डे स्कॉलर स्कूल कर रहे हैं, जिसमें केवल बच्चे पढ़ने आएंगे और चले जाएंगे, तो उसका जो डेवलपमेंट का एरिया होगा वो कम होगा, और उस हिसाब से ही फिर डेवलपमेंट कॉस्ट या उस हिसाब से ही प्लानिंग की जाएगी। और ऐसा कभी नहीं सोचे कि किसी लैंड के साथ आपने बिल्डिंग को भी टेक ओवर कर लिया एज ए स्कूल।
तो आप यदि बिल्डिंग को टेक ओवर करते हैं, उसमें क्लासरूम्स यदि छोटे हो गए, लैब रूम यदि छोटे हो गए, साइज छोटा हो गया, तो आपको एफिलिएशन नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि आप कोई बिल्डिंग को टेक ओवर भी कर रहे हैं विद द लैंड ऑन इट, तो उसमें ये ध्यान जरूर रखना होगा कि क्लासरूम्स जो है उनका साइज एक होता है जो साइज मेंशन होता है, और कंसल्टेंट आपको बताएगा ये साइज इससे छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्लासरूम के अंदर में कम से कम मैक्सिमम 45 बच्चे बैठ सकते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी बड़ा रूम चाहिए। और आइडिएट ई नॉलेज स्कूल में हम लोग 35 स्टूडेंट से ज़्यादा का रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि एयरी रूम, बड़े विंडोज़ के साथ में, और बड़े रूम होने चाहिए, 550-600 स्क्वायर फीट के रूम होने चाहिए, ताकि बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सके। और लैब एरिया, एम्पी थिएटर एरिया, और जहाँ पे असेंबली रूम वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी वगैरह के लिए जो रूम्स चाहिए वो काफ़ी बड़े बड़े रूम्स चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपको उसमें इनबिल्ट करना पड़ेगा, प्लान में इनबिल्ट करना पड़ेगा।